Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article हम बात करेंगे क्रूड ऑयल इंपोर्ट बास्केट के बारे में एंड इसमें हमारा फोकस रहेगा ट्रम्प के 500% टैरिफ प्लान के बारे में भी. देन हम सोमनाथ टेम्पल को डिस्कस करेंगे. 1000 साल कंप्लीट हुए फर्स्ट इन्वेजन को, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. देन एरोसोल पार्टिकल्स का क्या फॉग के ऊपर इम्पेक्ट होता है, वी गोना डिस्कस अबाउट दैट. एंड लास्ट में प्लेसेस इन न्यूज में एक मकसूद एक जगह है अलीपो में सीरिया के अंदर, हम उसके बारे में डिस्कस करें. पहले आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए रिसेंट टाइम में इंडिया ने जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है 20% जो भी रशिया ने ऑयल प्रोड्यूस किया है उसको इंपोर्ट किया है. अब इंपोर्ट करने के पीछे रीजन ये था कि हमें यहां पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था, तो जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट लगातार रशिया से इंक्रीज होता रहा. अब रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया इन 2025, इस इंपोर्ट की वजह से हमारे ऊपर 25% टैरिफ को इंपोज कर दिया. ओवरऑल 50% टैरिफ, बट 25% इसलिए इंपोज किया गया क्योंकि हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं तेल को. अभी रिसेंटली रशिया सैंक्शन एक्ट लेके आ रहे हैं यूएस के अंदर एंड इस एक्ट के अंडर फोकस ये है कि अप टू 500% टैरिफ को इंपोज किया जा सकता है ब्राजील, इंडिया और चाइना के ऊपर. तो यहां पे ये जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट है 2025 का, इसमें ऐसे कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप का अभी हामी मिल चुका है. अब देखना यह है कि यूएस की जो पार्लियामेंट है इसको अप्रूव करती है कि नहीं. बट बात की जाए तो ये जो ट्रेड के अंदर हमारे को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई थी? लास्ट ईयर 2025 से, ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद, जहां पे 50% हमारे ऊपर ड्यूटी इंपोज की गई थी एंड अभी 500% टैरिफ हमारे ऊपर इंपोज करने की बात चल रही है. अब कहा जाता है कि भाई सैंक्शंस जो हैं इससे कहीं ना कहीं जो रशिया की मेजर ऑयल कंपनीज है जैसे रॉस नेफ्ट है और लुकी ऑयल, ये ऑलमोस्ट इंडिया को 60% ऑयल कंट्रीब्यूट करती है एंड रिलायंस इंडस्ट्री इससे ज्यादातर इंपोर्ट करती है. तो अभी इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए कि भाई हमारे ऊपर भी सैंक्शन ना लग जाए, तो इसके लिए इन्होंने इंपोर्ट थोड़ा बंद कर दिया है. मोर ओवर फिस्कल स्ट्रेन भी आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑलमोस्ट इंडिया के इस साल के बजट के अंदर 9 से 11 बिलियन डॉलर और ज्यादा हमें स्पेंड करने पड़ेंगे बिकॉज रशिया से हम क्रूड ऑयल नहीं खरीद पाएंगे एंड यहां से हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा मिडिल ईस्ट और यूएस की तरफ. तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे सामने. अब इंडिया की जो कंपनीज हैं इन्हें वीकली डिस्क्लोजर के लिए कहा गया है यूएस के द्वारा, ताकि ये चीज मॉनिटर की जा सके कि बार बार कहीं हम रशिया से तेल तो नहीं खरीद रहे हैं. इन एडिशन टू दिस, यहां पर सेकेंडरी सैंक्शन की अगर बात करें तो उसके बाद से यूएस का जो क्रूड ऑयल का शेयर है वो 10% से इंक्रीज हुआ है एंड इंडिया मिडिल ईस्ट से भी अपनी रिफाइनरिंग वगैरह तो कर ही रहा है. एनर्जी रिलायंस की बात की जाए तो अभी हम 27 से ज्यादा कंट्री से पहले इंपोर्ट करते थे ऑयल, बट अभी अपनी वर्नेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने कहीं ना कहीं 40+ कंट्री से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं एंड अपने पास डिप्लोमेटिक लिवरेज ये रहती है कि भाई हम ट्रेड डील नेगोशिएशन में अपनी जो एनर्जी सेक्टर है इसे डीलिंग कर पाते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट बात रहती है. अब यहां पे गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में आप समझ लीजिए. मिशन 500 के अंदर हम 500 बिलियन का ट्रेड करना चाहते हैं 2030 तक यूएस के साथ. साथ के साथ स्ट्रैटेजिक स्टोरेज की बात की जाए तो फेज 1 में हमने 5.3 मिलियन मेट्रिक टन एंड फेज 2 में 6.5 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल का बफर इंडिया के अंदर क्रिएट किया पादूर और मंगलुरु जैसे एरियाज में. एंड हमने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसमें हम सभी हाइड्रोकार्बन्स के लिए एक होलिस्टिक यहां पे लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं. वैसे अभी हमें अपनी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करना होगा, खासकर इराक, यूएई और यूएस से हम जो नॉन सैंक्शन कंट्रीज हैं उनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं. बट लॉन्ग टर्म में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, जिससे आपकी जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो. वैसे हम अपनी रिफाइनरीज को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जहां पर स्वीट एंड सॉल्ट दोनों तरह के क्रूड ऑयल को वो यूटिलाइज कर सकें. तो यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है और रिलेटेबल आपका
PYQ। आइए अब बात करते हैं सोमनाथ टेम्पल के बारे में। अब सोमनाथ टेम्पल की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जनवरी मंथ में। अब 72 आवर का यहाँ पे नॉन स्टॉप चैंटिंग की जाएगी ओमकार की। देन अब यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल की अगर बात की जाए तो ये गुजरात में लोकेटेड है। ये पहला ज्योतिर्लिंग में से एक है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला है ये। एंड ये कई बार आपका डिस्ट्रॉय किया गया बट फिर से इसे रीबिल्ड कर दिया गया, तो इस वजह से इसे इटर्नल श्राइन के नाम से भी आप जानते हैं। वैसे इसे मैनेज करती है आपकी श्री सोमनाथ ट्रस्ट। इसकी अगर आप आर्किटेक्ट के बारे में बात करें तो आपको चालुक्य स्टाइल आपको देखने को मिलता है, सोलंकी स्टाइल भी कई बार इसे कहा जाता है। एंड हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो मोहम्मद गजनी ने इसको अटैक किया था, बट उसके अलावा खिलजी, अफजल खान एंड इवन औरंगजेब के टाइम पे भी ये डिस्ट्रॉय किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल जो इसको रिकंस्ट्रक्शन का वर्क किया गया था वो अहिल्या बाई होलकर ने किया था 18th सेंचुरी के आसपास। वैसे इसका आपको रेफरेंस ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, स्कंद पुराण में भी देखने को मिलता है, इवन महाभारत में भी आपको देखने को मिलता है। इस आर्किटेक्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसमें बाण स्तंभ है, यानी एरो पिलर्स। ये डायरेक्टली आपके मार्क करते हैं नॉर्थ पोल की साउथ पोल की डायरेक्शन, और कहा जाता है कि भाई इसके बीच में ना तो कोई लैंड आता है और ना ही कोई वाटर बॉडी आती है। तो ऐसा इसमें कहा गया है, और एंशिएंट नॉलेज को भी ये डिपेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों को बिना किसी उस समय इतनी साइंटिफिक एडवेंचर मतलब एडवांसमेंट के स्टिल उन्हें साउथ पोल की एग्जैक्ट लोकेशन पता थी। मोरओवर हमारी इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों पर्सनालिटीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था इसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसके ऊपर ये आपका 2022 का एक PYQ है, प्रीलिम्स का, मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपके सामने है। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल के बारे में। देखिए, फॉग हमेशा से विंटर के अंदर एक प्रॉब्लम रही है, खासकर जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं इनके अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिवली आपका सरफेस बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो हवा भी ठंडी हो जाती है ऊपर की। अब यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो न्यूक्लाई का पार्ट अदा करते हैं, जिसके आसपास आपके वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस करते हैं, इससे फॉग प्रोड्यूस होती है। तो कहते हैं कि ये जो आपके क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लाई जो है, यानी जो न्यूक्लियस आपके ये जो एरोसोल पार्टिकल एक्ट करते हैं, इनकी वजह से यहां पर फॉग बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। अब इसके पीछे कुछ एक रीजंस भी हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं कि ब्लैक कार्बन जो है ये अब्सॉर्ब करता है सोलर रेडिएशन और ये वार्म करता है आपकी फॉग की लेयर को, बट सल्फेट और नाइट्रेट ये न्यूक्लाई की तरह एक्ट करते हैं, जिसके ऊपर आपके जो एरोसोल पार्टिकल कंडेंस करके फॉग को फॉर्म करते हैं। तो कहते हैं यहां पर जनरली ये जो फॉग है क्यों बनती है, टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है कि नीचे की हवा क्योंकि सतह के साथ ज्यादा लिंक्ड थी तो ये ठंडी हो जाती है एंड ऊपर आपकी हवा गर्म है, तो यहां पर आपकी ओवरऑल जो फॉग है, फॉग फॉर्मेशन बहुत डेंस हो जाती है। तो पहला रीजन तो ये है। फिर कहते हैं लिफ्टिंग इफेक्ट आता है। कहते हैं हायर एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ आपकी कैसे अटेन होती है। तो कहते हैं कि भाई जो आपकी ऊपर की लेयर है, जो फॉग लेयर है, ये कई बार आपकी आप ये कह सकते हो कि थोड़ी आप ये कह सकते हो ज्यादा थिक हो जाती है, और इसके थिकनेस के पीछे सेल्फ स्ट्रेंथनिंग साइकिल का मेजर रोल रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपके हवा थोड़ी सी जहां पर बहुत ज्यादा एरोसोल पार्टिकल है तो ये लेटेंट हीट रिलीज करती है, जिससे फॉग और ऊपर की तरफ मूव करती है, एंड ये मेजर वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से थिकनिंग होती है। तो वाटर वेपर जो कंडेंस करते हैं वो रिलीज करते हैं लेटेंट हीट, एंड लेटेंट हीट जो होती है वो फॉग को और ऊपर की तरफ पुश करती है, एंड जो ऊपर की गर्म हवा है उसके साथ मिक्स कर देती है, जिससे जो चादर है फॉग की वो और ज्यादा डेंस हो जाती है। अब रेडिएटिव कूलिंग भी एक रीजन है। कहते हैं कि भाई ये जो फॉग लेयर है ये इंफ्रारेड आपकी रेडिएशन को एमिट करती है ऊपर की साइड से, एंड जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप आपका कंडेंसेशन का स्टार्ट कर देता है, जिससे कोल्ड एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ये और ज्यादा फैसिलिटेट करता है आपकी फॉग की फॉर्मेशन को। तो ड्रॉपलेट जो साइज है वो फर्दर इंक्रीज होता है जितना ज्यादा इसमें एरोसोल पार्टिकल और वाटर वेपर की प्रेजेंस रहती है। तो इसके ऊपर ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एंड ये एक PYQ है जिसको आप देख सकते हैं प्रीलिम्स का।
एंड ये मेंस का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेख मकसूद अलीपो की इस लोकेशन के बारे में। अब हुआ क्या, सीरिया के इस एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे आपको खुर्दिश की प्रेजेंस देखने को मिलती है। खुर्दिश आपकी एक बिगेस्ट कम्युनिटी है विदाउट एनी नेशन। ये स्प्रेड हो रखी है सीरिया, टर्की और आसपास के कुछ इलाकों में। तो कहा जाता है कि भाई इसकी सिर्फ आप लोकेशन देख लीजिए। वैसे ये जो एरिया है ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन के लिए जाना जाता है। मॉक्सक्वी करके एक श्रब यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एंड इवन सीरियन स्टेपे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। तो ये अलीपो है, इसके बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने लोकेशन में एक बार पूछा हुआ है। ये टर्की है, तो टर्की और इस दोनों एरिया में आपको देखने को मिलते हैं ये खुर्दिश कम्युनिटी। उसके अलावा ईरान के भी कुछ पार्ट में और इराक में भी आपको इनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी थी। तो आज के आर्टिकल्स में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ। धन्यवाद।